हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। टर्मिनल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैं रवि फौजदार आपका स्वागत करता हूं। और आज हम अगला साइकोलॉजी का टॉपिक अधिगम पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग है। और आप लोगों को पता है कि जो साइकोलॉजी का जो पेपर बनेगा मोस्टली एनसीईआरटी की बुक से या फिर आरबीएससी की बुक से बनेगा। हम पता नहीं जाने क्या क्या पढ़ते रहते हैं, तो आओ अधिगम को कंटिन्यू करते हैं। तो अधिगम में देखो आप लोगों को क्या है कि अधिगम का स्वरूप, अधिगम के प्रतिमान, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रस्तुत या नैमित्तिक अनुबंधन और प्रेक्षणात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, वाचिक अधिगम, संप्रत्य अधिगम, कौशल अधिगम, अधिगम अंतरण, अधिगम को सुगम बनाने वाले कारक, अधिगम कर्ता, अधिगम शैलियाँ, अधिगम आवश्यकताएँ और अधिगम सिद्धांतों के अनुप्रयोग आदि टॉपिक्स यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो देखो अधिगम का स्वरूप क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले अधिगम के बारे में देखते हैं। तो अधिगम का स्वरूप होता है वो दोस्तों क्या होता है, देखो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी कि मनुष्य के व्यवहारों में अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह व्यक्ति के अनुभव के फलस्वरूप होने वाले व्यापक परिवर्तनों की श्रृंखला को द्योतित करती है। अधिगम को हम अनुभवों के कारण व्यवहार में अथवा व्यवहार की क्षमता में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। दातव्य यह है कि व्यवहार में कुछ परिवर्तन दवाओं के उपयोग अथवा थकान के कारण भी घटित होते हैं। ये परिवर्तन क्या होते हैं दोस्तों, अस्थायी होते हैं। जैसे दवाइयाँ का जो प्रभाव खत्म होगा वैसे ये खत्म हो जाएंगे, तो अधिगम नहीं माना जाता इन चीज़ों को। अभ्यास और अनुभव के कारण होता है जो अपेक्षाकृत स्थायी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो अधिगम क्या है कि जैसे कि इसमें जो क्या है एक बता रखा है, जैसे कि कभी कभी केवल एक बार किया गया अनुभव ही अधिगम के लिए पर्याप्त होता है। मतलब एक बार एक्सपीरियंस करेंगे हम किसी चीज़ का तो वो भी अधिगम के लिए पर्याप्त होता है। जैसे कि दिया सलाई जलाते समय अगर किसी का हाथ जल जाता है तो वो आगे से उस चीज़ के प्रति सावधान रखेगा, मतलब उसने अधिगम कर लिया उस चीज़ का। और अनुभव हुआ कि भाई हाँ जब हाथ जल सकता है तो उसको अधिगम हो गया। भविष्य में दिया सलाई का उपयोग करते समय सावधान होना सीख लेता है। अधिगम के कारण व्यवहार में, अब ये ध्यान रखने लायक चीज़ है आप लोगों के, कि अधिगम के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं और इनको व्यवहार में होने वाले उन परिवर्तनों से अलग पहचानना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस चीज़ का। और इसमें देखो अब आप मैं बेफालतू चीज़ तो नहीं पढ़ूंगा, बहुत कुछ लिखा हुआ है, नर्गल बातें इसमें, लेकिन जो काम की चीज़ें ना अपनी, हम सिर्फ वही अध्ययन करेंगे। अब देखो अगला है, जैसे कि इस प्रकार अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है, आपको पता है। निष्पादन यानी परफॉर्मेंस से भिन्न है। निष्पादन क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने किसी चीज़ को कितना सीखा, ठीक है, तो परफॉर्मेंस है मतलब कि निष्पादन व्यक्ति का प्रेक्षित व्यवहार या अनुक्रिया का क्रिया है। आइए हम अनुमान पद को समझने का की चेष्टा करें। मान लीजिए कि आपके अध्यापक आपको एक कविता याद करने के लिए कहते हैं और आप उस कविता को कई बार पढ़ते हैं और आप कहते हैं कि यह कविता सीख ली है, तो कविता पाठ करने के लिए कहा जाता है, आपसे कविता पाठ करने के लिए कहा जाता है और आप कविता को सुना देते हैं। तो आपके द्वारा कविता का पाठ करना ही क्या है, एक निष्पादन है, यानी परफॉर्मेंस है, कि मतलब आपने कितनी कविता सीखी है, बस ये निष्पादन होता है। अब देखो दोस्तों अधिगम के प्रतिमान, ये इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी वर्ड जो हैं। अब इसमें क्या है देखो कि जैसे कि अधिगम के प्रतिमान क्या होते हैं दोस्तों। अब देखो अधिगम के प्रतिमान में क्या होता है कि अधिगम के सरलतम विधि को अनुबंधन कहा जाता है। अधिगम के सरलतम विधि क्या है दोस्तों, अनुबंधन। इसके प्रमुख दो प्रकार होते हैं, एक तो प्राचीन मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, क्रिया प्रसूति या नैमित्तिक अनुबंधन यानी ऑपेरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। प्रेक्षणात्मक, और इसके अतिरिक्त कौन से होते हैं दोस्तों, जैसे प्रेक्षणात्मक अधिगम होता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, एक संज्ञानात्मक अधिगम होता है यानी कॉग्निटिव लर्निंग होती है, एक वाचिक अधिगम होता है यानी वर्बल लर्निंग, और एक संप्रत्य अधिगम होता है दोस्तों, एवं कौशल अधिगम यानी स्किल लर्निंग भी होता है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा इनके नाम इंग्लिश में याद कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि यही चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे पहला जो होता है दोस्तों, आपको पता ही है जो है प्राचीन अनुबंधन क्या है दोस्तों। देखो इस प्रकार के अधिगम का जो सर्वप्रथम इवान पी पावलोव ने किया था, द्वारा दिया गया था, और पावलोव का मुख्य उद्देश्य पाचन क्रिया की शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना था। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन किसने किया था, या पाचन क्रिया की शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन किसने किया था, तो पावलोव ने किया था। मुंह में कुछ होने पर लार स्राव होने की क्रिया एक स्वाभाविक प्रतिवर्त अनुवर्त है। प्रतिवर्त क्या होता है, स्वाभाविक प्रतिवर्त क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको प्रतिवर्त में बता चुका हूँ। तो प्रतिवर्त क्या होता है, जैसे मतलब हमने भोजन देखा लार आई, तो ये क्रिया जो है प्रतिवर्त है, अनुक्रिया, ठीक है। इसी दौरान सल्ले द्वारा कुत्ते के जबड़े के में एक नली फिट कर दी गई थी और मुंह में निकलने वाली लार उस नली के होते हुए शीशे के एक मापन गिलास में एकत्र हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब प्रयोग स्टार्ट हो रहा है कि प्रयोग के दूसरे चरण में कुत्ते को भूखा रखने के पश्चात शिकंजे में कस दिया गया और नली का एक सिरा जबड़े में और दूसरा सिरा शीशे के जार में रखा गया। इसके बाद एक घंटी बजाई गई और उसके तुरंत बाद खाने के लिए भोजन यानी मांस चूर्ण दे दिया गया।
कुत्ते को भोजन करने दिया गया। इसके अगले कुछ दिनों बाद उसे हर बार घंटी की ध्वनि के बाद में मांस चूर्ण प्रदान किया गया और इस प्रकार कई प्रयासों के पश्चात एक परीक्षण प्रयास किया गया। इसमें हर प्रक्रिया पूर्ववत थी सिवाय इसके कि इस कुत्ते में घंटी बजाने के बाद भोजन नहीं दिया गया। कुत्ता मांस चूर्ण प्राप्ति की आशा में घंटी की ध्वनि सुनने के बाद लार टपकाता रहा क्योंकि घंटी के साथ भोजन का संबंध था। घंटी और भोजन के बीच में इस साहचर्य के फलस्वरूप घंटी की ध्वनि के मतलब ये सीधी बात यह है कि अब हमने क्या किया कि घंटी के साथ में भोजन का संबंध था, तो इस वजह से जो कुत्ता था वो लार टपकाता रहा। घंटी और भोजन के बीच साहचर्य के फलस्वरूप घंटी की ध्वनि के प्रति कुत्ते द्वारा लार के स्राव के रूप में प्रदर्शित किया गया नई अनुक्रिया की प्राप्ति होती है। इसे अनुबंधन कहा जाता है। अब आपको पता है कि घंटी के साथ में क्या हो गया दोस्तों, उसका अनुबंधन स्थापित हो गया, इसलिए उसने लार निकाली। अब देखो आपको पता है कि लार टपकाते अतः भोजन अनानुबंधित यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस है, यूएस है भोजन यहाँ पर, और इसके बाद में लार स्राव अनुबंधित अनुक्रिया है। मतलब भोजन लेके आएंगे, लार निकालेगा यानी अनानुबंधित अनुक्रिया यानी अनकंडीशनड रेस्पॉन्स है। ठीक है, और जो घंटी बजाते हैं वो क्या होती है दोस्तों, कंडीशन। ठीक है, अब देखो अब घंटी क्या है, अनुबंधित उद्दीपक यानी कंडीशनड स्टिमुलस, CS है। ठीक है, लार का स्राव अनुबंधित अनुक्रिया। अब जो लार निकलती है वो क्या होती है दोस्तों, लार का स्राव अनुबंधित अनुक्रिया है। कैसे अनुबंधित अनुक्रिया है, क्यों, क्योंकि अनुबंधन के पश्चात में घंटी की ध्वनि की उपस्थिति में लार का स्राव होने लगता है। अब जैसे अब अनुबंधन स्थापित हो गया, फिर हमने क्या किया कि अगली बार में सिर्फ घंटी बजाई, भोजन नहीं लेके आए, लार स्रावित हो गई। अब वो लार क्या हो गई यहाँ पर दोस्तों, कंडीशन रेस्पॉन्स। ठीक है, लार का स्राव अनुबंधित अनुक्रिया। इस प्रकार के अनुबंधन को प्राचीन अनुबंधन कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन अनुबंधन में अधिगम की स्थिति दो उद्दीपकों यानी घंटी की ध्वनि तथा भोजन के बीच में साहचर्य स्थापित होता है। एक उद्दीपक घंटी की ध्वनि और दूसरे उद्दीपक भोजन के आने की सूचना देने वाला बन जाता है। यहाँ एक उद्दीपक दूसरे उद्दीपक के घटित होने की संभावना को दर्शाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो मनुष्य के दैनिक जीवन में प्राचीन अनुबंधन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है, जो मोस्टली जो क्वेश्चन आता है, जैसे कल्पना कीजिए आपने खाना खाकर अभी तृप्त हुए हैं और देखते हैं कि बगल की मेज़ पर मिठाई परोसी गई है, तो आपके मुंह में अपने स्वाद का संकेत देती है और लार स्राव आरंभ हो जाता है। शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं तीव्र ध्वनि के स्वभाव से डर जाते हैं, आपको पता हो तो। मान लीजिए कि छोटा बच्चा फूला हुआ गुब्बारा पकड़ता है, अब मान लीजिए मैंने किसी बच्चे को गुब्बारा दे दिया, अब क्या होगा दोस्तों कि तीव्र ध्वनि के साथ उसके हाथों में अगर वो फट जाता है ना तो बच्चा डर जाएगा, और अगली बार क्या होगा, गुब्बारा पकड़ाया जाता है ना तो वह तीव्र ध्वनि का संकेत बन जाता है और भय की अनुक्रिया उत्पन्न होती है, मतलब बच्चा डर जाता है और वो उसको क्या करेगा, पकड़ेगा नहीं। तो अनुबंधित उद्दीपक कंडीशन स्टिमुलस के रूप में गुब्बारे, कंडीशन स्टिमुलस के रूप में गुब्बारे, अनानुबंधित उद्दीपक यानी अनकंडीशन स्टिमुलस के रूप में तीव्र ध्वनि। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम उसको गुब्बारा पकड़ाएंगे तभी तो उसमें से ध्वनि निकलेगी, फूटेगा तो इसमें कंडीशन स्टिमुलस क्या हो गया दोस्तों, गुब्बारा, और अनानुबंधित उद्दीपक अनकंडीशन स्टिमुलस क्या हो गया दोस्तों, तीव्र ध्वनि के साथ में प्रस्तुत किया जाए। अब देखो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि हमने किसी बच्चे को गुब्बारा पकड़ाया जाता है, गुब्बारा फट जाता है, तो इसमें से कंडीशन स्टिमुलस क्या है और अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है। तो आपको पता है कि गुब्बारा पकड़ाएंगे तभी तो ध्वनि फूटेगा, तो तभी तो ध्वनि निकलेगी। तो गुब्बारा क्या हो गया यहाँ पर, कंडीशन स्टिमुलस यानी अनुबंधित उद्दीपक हो गया, और अनानुबंधित उद्दीपक क्या है दोस्तों, तीव्र ध्वनि। ठीक है, आइए दोस्तों देखो दोस्तों, इसमें से एक जो याद करने लायक चीज़ वो क्या है, ये है आभासी गति भ्रम क्या होता है दोस्तों। इस चीज़ के बारे में हम देखते हैं दोस्तों कि जब कुछ गतिहीन चित्रों को एक के बाद दूसरा करके एक उपयुक्त दर से प्रक्षेपित किया था, मतलब एक चित्र दिया दूसरा चित्र दिया, तो हमें उस भ्रम का अनुभव होता है कि इस भ्रम को फाइव फिनोमेना कहा जाता है। फाइव फिनोमेना का मतलब क्या है, जैसे कि जब हम गतिशील चित्रों को सिनेमा के रूप में देखते हैं, आपने देखा होगा जो अपनी टीवी चलती है तो क्या उसमें एक के बाद एक चित्र जो है बहुत ही तीव्र गति से आता है, तो इस वजह से ये क्या है, फाइव फिनोमेना। इस प्रकार के भ्रम से प्रभावित होते हैं। जलते बुझते बिजली की रोशनी के अनुक्रमण से भी इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता है। अनुक्रम में दो या दो से अधिक बत्तियाँ एक साथ एक ही यंत्र की सहायता से प्रस्तुत करके प्रायोगिक रूप से घटना का अध्ययन किया जाता है। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये फाइव फिनोमेना कई बार पूछा गया है दोस्तों। क्या है फाइव फिनोमेना, क्या है फाइव फिनोमेना, क्या है आपको पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
देखो अब ये देखो दोस्तों क्या है कि यहाँ पर एक हाँ प्रत्यक्ष क्षण पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव है। देखो आप मूलर, लायर तथा ऊर्ध्वाधर क्षैतिज भ्रम चित्रों से परिचित हो चुके हैं। सैगॉल, कैम्पबेल तथा हर्स्कोविट्स ने भ्रम संवेद्यता के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया। अब देखो इनको आप थोड़ा सा चाहो तो लिख लेना, क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। कैसे कि निम्न में से किसने भ्रम संवेद्यता के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया था? तो किसने किया था? सैगॉल, कैम्पबेल और हर्स्कोविट ने। किसने दोस्तों? सैगॉल, कैम्पबेल, हर्स्कोविट्स ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस ये तीन ध्यान रखना। और ये मैंने यहाँ पर देखो ये नोट भी किया हुआ है कि सैगॉल, कैम्पबेल, हर्स्कोविट्स ने भ्रम संवेद्यता। ठीक है, अब देखो आगे थोड़ा सा ये है कि हडसन ने अफ्रीका में एक प्रारंभिक अध्ययन किया, पाया कि जिन लोगों ने चित्र कभी नहीं देखा था उन्हें प्रदर्शित की गई वस्तुओं की पहचान और उसकी गहराई के संकेतों की व्याख्या करने में बहुत कठिनाई होती है। हडसन ने पाया था ये। ठीक है, सिन्हा, इसको याद रखना दोस्तों, सिन्हा एवं मिस्र ने चित्रीय प्रत्यक्षण पर कई प्रकार के अध्ययन किए। क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप हो सकता है। चित्रीय प्रत्यक्षण पर अध्ययन किसने किए थे दोस्तों? सिन्हा और मिस्र ने। किसने दोस्तों? सिन्हा और मिस्र ने किस पर? चित्रीय प्रत्यक्षण पर। और भ्रम संवेद्यता का अध्ययन किसने किया था दोस्तों? सैगॉल, कैम्पबेल और हर्स्कोविट्स। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि ये ना किसी बुक्स में दे रखे हैं जो अपन जो और अदर बुक पढ़ते हैं RBSc NCERT के अलावा, तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो आप सब ये सब चीज़ें, अब देखो एक जो मोस्टली क्वेश्चन जो पुटअप होता है ना दोस्तों, यहाँ से होता है। देखो ये सभी चीज़ अभी पावलवी चल रहा है ये सभी। देखो अनुबंधन के चरण, उद्दीपक की प्रकृति और अनुक्रिया। देखो अनुबंधन के पूर्व क्या था हमने कि भोजन लेके आए और घंटी की ध्वनि, लाड़ शराब हुआ। ठीक है, अनुबंधन के समय क्या होता है दोस्तों कि घंटी की ध्वनि जैसे हम बजाएंगे भोजन लेके आएंगे, मतलब हम अनुबंध स्थापित कर रहे हैं, तो घंटी की ध्वनि बजाएंगे और भोजन लेके आएंगे तो लाड़ शराब होगा, यानी अनकंडीशनड रेस्पॉन्स होगा वो दोस्तों। कंडीशन स्टिमुलस क्या हो जाएगा? जैसे हम घंटी बजाते हैं तो कंडीशन है कि मतलब हम घंटी बजाएंगे तब भोजन आएगा और लार निकलेगी, तो इसमें कंडीशन। और उसके बाद में क्या है कि अगले वाली चीज़ में क्या होती है कि अनुबंधन के पश्चात में क्या होता है दोस्तों, हम सिर्फ ओनली घंटी बजाते हैं, यानी कंडीशन स्टिमुलस। हम उसको ना तो कोई भोजन देते हैं ना कुछ देते हैं। उसके बाद में लार शराब होता है, यानी कंडीशन रेस्पॉन्स। तो ये चीज़ ध्यान रखने लायक है, आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, आओ दोस्तों यहाँ पर आप डिस्कस करते हैं ये प्राचीन अनुबंधन के निर्धारक। यहाँ से देखो क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस होते हैं, और इसलिए मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। जैसे कि अनुबंधन की अनुक्रिया के अध्ययन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित। देखो उद्दीपकों के बीच समय संबंध। प्राचीन अनुबंधन प्रक्रिया प्रमुखतः 4 प्रकार की होती है। आपको पता है अनुबंधन के निर्धारक कितने? 4 हैं। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि प्राचीन बीच में समय आधारित पहली 3 प्रक्रियाएँ अग्रवर्ती अनुबंधन की हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ से एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपसे वो पूछ सकता है डायरेक्ट कि निम्न में से अग्रवर्ती अनुबंधन या फॉरवर्ड कंडीशनिंग नहीं है। तो 3 आप लोगों को स्टार्टिंग वाले रख देगा। कौन से? सैकालिक, विलंबित और अवशेष। और अगला क्या रख देगा? एक पश्चगामी अनुबंधन। तो जो पश्चगामी अनुबंधन होता है ना, वो क्या होता है दोस्तों? अग्रवर्ती अनुबंधन नहीं होता है। आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, पश्चगामी यानी पीछे और अग्रवर्ती मतलब आगे की ओर। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बनने लायक। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों। देखो कि जब अनुबंधित एवं अननुबंधित उद्दीपक साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, सैकालिक मतलब साथ में, यानी सिमेल्टेनियस कंडीशनिंग, मतलब सैकालिक साथ साथ में दी जाती है। जैसे घंटी बजी तुरंत भोजन। ठीक है, अगली बारी में क्या होता है दोस्तों? विलंबित में क्या होता है कि जैसे हम घंटी तो बजाते थे लेकिन भोजन नहीं लेते, अर्थात अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ और अननुबंधित उद्दीपक से पहले। मतलब अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ जो है, अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ मतलब क्या हो गया? घंटी, और उसके बाद में अननुबंधित क्या हो गया दोस्तों? भोजन। ठीक है, अनुबंधित उद्दीपक का अंत भी अननुबंधित उद्दीपक के पहले होता है। ठीक है, मतलब टाइम आ जाता है, थोड़ा विलंब हो जाता है उस चीज़ में। अवशेष अनुबंधन क्या होता है कि प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ और अंत अनानुबंधित उद्दीपक से पहले होता है। मतलब प्रारंभ और अंत दोनों अवशेष किससे होता है दोस्तों? अनानुबंधित उद्दीपक से पहले होता है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ समय अंतराल होता है, अवशेष। ठीक है, पश्चगामी क्या होता है कि प्रक्रिया में अनानुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ अनुबंधित उद्दीपक से पहले शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, ये क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें लिखा है कि विलंबित अनुक्रिया की प्रक्रिया अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। सैकालिक तथा अवशेष अनुबंधन प्रक्रिया से अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त होती है, परंतु इन विधियों में विलंबित अनुबंधन प्रक्रिया की तुलना में अधिक प्रयास लगते हैं। धातव्य है कि पश्चगामी अनुबंधन प्रक्रिया से
अनुक्रिया प्राप्त होने की संभावना बहुत कम होती है। अब देखो अनानुबंधित उद्दीपकों के प्रकार। अनानुबंधित उद्दीपकों के प्रकार कितने होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं अनानुबंधित। अनानुबंधित मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, देखो एक तो प्रवृत्त्यात्मक और एक विमुखी। अब आपसे यहाँ पर से भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है क्या, कि अनानुबंधित उद्दीपकों के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं, प्रवृत्त्यात्मक और एक विमुखी। अनानुबंधित उद्दीपक यानी एप्टिटिव और एवर्सिव, ठीक है। प्रवृत्त्यात्मक अनानुबंधित उद्दीपक स्वतः सुगम्य अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं, जैसे कि खाना पीना दुलारना। ये अनुक्रिया संतोष और प्रसन्नता प्रदान करती हैं। आपको पता है खाना पीना जो है वो क्या होता है दोस्तों? प्रवृत्त्यात्मक में आता है। और दूसरी ओर विमुखी अनुबंधित उद्दीपक क्या होता है? जैसे कि शोर, कड़वा स्वाद, विद्युत आघात, पीड़ादायी सुई, दुखदायी और क्षतिकारक होते हैं। ये परिहार और पलायन की अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं। ये ज्ञात हुआ है कि प्रवृत्त्यात्मक प्राचीन अनुबंधन अपेक्षाकृत धीमा होता है। आपको पता हो तो प्रवृत्त्यात्मक, इसकी प्राप्ति के लिए अधिक प्रयास करने पड़ते हैं, जबकि विमुखी प्राचीन अनुबंधन 2-3 प्रयासों में ही स्थापित हो जाता है। वस्तुतः विमुखी अनानुबंधित उद्दीपक की तीव्रता पर निर्भर करता है। अब आपको पता है विमुखी में, जैसे कि विमुखी में क्या है दोस्तों? जैसे पीड़ादायी सुई का चुभना, शोर, कड़वा स्वाद, ये सब क्या है? विमुखी। और प्रवृत्त्यात्मक में क्या है? जैसे जो खाना पीना दुलारना, तो मतलब इनसे हमें संतोष की प्राप्ति होगी, वो तो प्रवृत्त्यात्मक हो जाएंगे। और जिनसे हमको पीड़ा या कष्ट की प्राप्ति होगी, यानी जैसे शोर, कड़वा स्वाद, विद्युत आदि को विमुखी कहेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उद्दीपकों की तीव्रता अनानुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता, प्रवृत्त्यात्मक तीव्रता और विमुखी प्राचीन अनुबंधन दोनों ही दिशाओं को प्रभावित करती है। अनानुबंधित उद्दीपक जितना ही अधिक तीव्र होगा, अनुबंधित उद्दीपक जितना अधिक तीव्र होगा, अनुबंधित अनुक्रिया के अर्जन की गति ही उतनी अधिक होगी। अनुबंधित उद्दीपक जितना अधिक तीव्र होगा, उतने ही कम प्रयासों की जरूरत अनुबंधन की प्राप्ति के लिए करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली जो चीज़ है ना वो ये है, बस इसका आप लोग ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। अब देखो दोस्तों, अब देखो ये दूसरा आ गया हमारा क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन। क्या है दोस्तों? क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन। इस तरह के अनुबंधन का अन्वेषण किसने किया था? BF स्किनर ने किया था दोस्तों, क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन, ठीक है दोस्तों। ऑपेरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसके द्वारा किसके द्वारा किया गया था? BF स्किनर के द्वारा, उन्होंने ऐच्छिक अनुक्रिया के घटित होने का अध्ययन किया था। यह ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एक डायरेक्ट, कि ऐच्छिक अनुक्रिया के घटित होने का जो अध्ययन है वो किसने किया था? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में BF स्किनर ने किया था। अपने पर्यावरण में सक्रिय होने पर स्किनर ने इसे क्रिया प्रसूत कहा है। जैसे कि उन्होंने ऐच्छिक अनुक्रिया के घटित होने का अध्ययन किया जो प्राणी द्वारा अपने पर्यावरण में सक्रिय होने की पर होती है, स्किनर ने इसे क्रिया प्रसूत कहा। क्रिया प्रसूत वे व्यवहार्य अनुक्रियाएं हैं जो जानवरों मानवों द्वारा ऐच्छिक रूप से प्रकट की जाती हैं। ऐच्छिक रूप से प्रकट की जाती हैं जानवरों मानव, इसलिए तो ऐच्छिक अनुक्रियाओं का अध्ययन किया था इसने, उनके नियंत्रण में रहती हैं। जैसे कि क्रिया प्रसूत पद का उपयोग किया क्योंकि प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करते हैं। क्रिया प्रसूत व्यवहार का अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित अपने अध्ययन चूहों एवं कबूतरों पर किए थे। ये क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कभी कभी कि चूहों और कबूतरों पर किसने प्रयोग किए थे? तो स्किनर ने किए थे। प्रयोग द्वारा एक भूखे चूहे को एक समय में एक विशेष रूप से बनाया गया बॉक्स, जिसको स्किनर बॉक्स में रख दिया गया। चूहा इस बॉक्स में चारों ओर घूमता फिर सकता था, परंतु उसे बाहर नहीं जा सकता था। बॉक्स की दीवारों में एक लीवर लगा था जिसका संबंध बॉक्स की छत पर लगे एक भोजन के पात्र से होता था। लीवर के नीचे एक प्लेट रखी होती थी। जब लीवर को दबाया जाता तो भोजन पात्र में गिर जाता था। जब भूखा चूहा जो है पहली बार बॉक्स में रखा गया तो लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना तो मालूम नहीं था, इसलिए वह भूख से परेशान होकर बॉक्स में इधर उधर घूमने लगा था। आपको पता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, उसने अन्वेषी व्यवहार प्रकट किया था, अब आपको पता ही है। खोजबीन करते हुए संयोग से एक बार उससे लीवर दब गया तो खाना ऊपर से आकर उसकी प्लेट में गिर गया, तो चूहे ने उसे खा लिया। अगले प्रयास में कुछ क्षणों के पश्चात वह अन्वेषी व्यवहार पुनः आरंभ हो जाता है उसका दोस्तों। अन्वेषी मतलब खोज का व्यवहार पुनः आरंभ हो जाता है। जैसे जैसे प्रयोगों की संख्या बढ़ती जाती है, चूहे को बॉक्स में रखने और उसके द्वारा लीवर दबाने की बीच का समय अंतराल घटता जाता है। मतलब ये है कि उसका अनुबंधन मतलब धीरे धीरे स्थापित हो जाता है। क्यों? क्योंकि मतलब उसको पता चलता जाता है कि भाई हाँ, ये लीवर दबाने से मुझे यहाँ से खाना प्राप्त होता है, तो अनुबंधन पूर्ण हो जाता है। जब स्किनर बॉक्स में रखते ही चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करता है, तो यहाँ स्पष्ट है कि लीवर दबाने से अनुक्रिया क्रिया प्रसूत है। अब लीवर दबाने से भोजन यानी क्रिया प्रसूत, यानी जैसी क्रिया होगी तो उसका अनुक्रिया होगी, इसके परिणामस्वरूप भोजन प्राप्त होता है दोस्तों। इस प्रयोग से देखते हैं लीवर दबाने की अनुक्रिया भोजन प्राप्त करने का निमित्त है। मतलब लीवर दबाने की जो अनुक्रिया है ना, वो भोजन प्राप्त करने का निमित्त है। मतलब लीवर जब दबाएंगे जब ही हमको भोजन मिलेगा, इसलिए इस प्रकार को नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि कभी कभी वो नाम भी पूछ लेता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का अन्य नाम क्या है, ये वगैरह वगैरह जो भी है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग।
आपने दैनिक जीवन में नैमित्तिक अनुबंधन के उदाहरण मिलते हैं। अब देखो जो दैनिक जीवन वाले उदाहरण है ना, आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरह याद रखने हैं। क्या कि जैसे कि दोस्तों, बच्चा अपनी माँ के ना रहने पर मिठाई के लिए उस स्थान को खोजने का प्रयास करता है जहाँ जार में मिठाई छपा कर रखी गई थी और मिठाई खा लेते हैं। बच्चे जिससे कुछ पाना चाहते हैं उसे अत्यंत विनम्रता से बात करते हैं। विभिन्न प्रकार के यंत्र जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि को चलाना इस नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत के आधार पर आधारित सीखते हैं। वस्तु से वांछित उद्देश्य को पाने के लिए नैमित्तिक अनुबंधन द्वारा बहुत से कार्य संपादित करने का संचित है। देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना किस पर? नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत पर है दोस्तों। देखो दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के निर्धारक क्या है कि क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन अधिगम का एक प्रकार है। इसके परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो सीखा जाता है, बनाए रखा जाता है, उसमें परिवर्तन किया जाता है, उससे परिणामों को प्रबलक यानी रीइंफोर्सर कहा जाता है। मतलब इसमें परिवर्तन किया जाता है, ऐसे परिणाम को प्रबलक कहा जाता है। प्रबलक ऐसा कोई उद्दीपक या घटना है जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है। प्रबलक की अनेक विशेषताएं होती हैं जो अनुक्रिया की दिशा व शक्ति को निर्धारित करती हैं। प्रबलक की मुख्य विशेषताओं में इसका प्रकार धनात्मक और ऋणात्मक होता है। संख्या या आवृत्ति, गुणता और अनुसूची आदि प्रबलक की ये सभी विशेषताएं क्रिया प्रसूत अनुबंधन को प्रभावित करते हैं। अनुक्रिया के घटित होने और प्रबलन के बीच का अंतराल भी क्रिया प्रसूत अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है दोस्तों कि प्रबलन धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, यानी रीइंफोर्सर जो होता है दोस्तों धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक प्रबलन में कौन से उद्दीपक आते हैं दोस्तों? जिन नैमित्तिक अनुक्रिया प्राप्त होता है, दृढ़ता करता है। जैसे धनात्मक प्रबलक की आवश्यकता जैसे भोजन, पानी, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, सूचना आदि। और ऋणात्मक प्रबलक अप्रिय और पीड़ादायक होता है। प्राणियों की ऐसी अनुक्रिया जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती है, उसे दूर रहने और बच निकलने के लिए पथ प्रदर्शन करती है, ऋणात्मक प्रबलन प्रदान करती है। इस प्रकार ऋणात्मक प्रबलन परिहार अनुक्रिया तथा पलायन अनुक्रिया सिखाते हैं। उदाहरण के लिए दुखदायी दंड से बचने के लिए आपको पता है व्यक्ति ऊनी कपड़े, दुखदायी जो ठंड होती है ना दोस्तों, उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? ऊनी कपड़े, लकड़ी जलाना और बिजली के हीटर का उपयोग करते हैं। व्यक्ति खतरनाक उद्दीपकों से दूर भागना सीखता है क्योंकि यह ऋणात्मक प्रबलन प्रदान करते हैं। दातव्य है कि ऋणात्मक प्रबलन दंड नहीं उल्लेखनीय, दंड का उपयोग अनुक्रिया को कम करता है, दबाता है और ऋणात्मक प्रबलक परिहार या पलायन की अनुक्रिया की संभाव्यता को बढ़ाता है। ये क्या करते हैं दोस्तों? ये दंड नहीं है बल्कि ये परिहार यानी जो पलायन है, मतलब दूर भागता है व्यक्ति इन चीज़ों से। दुर्घटना की स्थिति में घायल होने से बचने के लिए दोस्तों क्या करते हैं? दुर्घटना की स्थिति में घायल होने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा दिए गए जुर्माने से बचने के लिए चालक एवं सहचालक सीट बेल्ट। अब ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि ऋणात्मक प्रबलक है, जैसे कि पूछ सकता है कि किसी भी व्यक्ति का चालान से बचने के लिए सीट बेल्ट का प्रयोग करना किसका है? तो ऋणात्मक प्रबलक है। और धनात्मक प्रबलक आपको पता ही है दोस्तों, भोजन, पानी, प्रशंसा जो है, प्रतिष्ठा, ये सभी आते हैं धनात्मक प्रबलक में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। देखो यहाँ से, हाँ ये एक अच्छी चीज़ है दोस्तों यहाँ से कि प्रत्येक बार वांछित अनुक्रिया घटित होती है तब उसे प्रबलन दिया जाता है, तो हमें एक सतत प्रबलन कहते हैं। इसके विपरीत सविराम अनुसूची में अनुक्रिया को कभी प्रबलित किया जाता है तो कभी नहीं, इसे आंशिक प्रबलन कहते हैं। अगर कंटिन्यूअस हम किसी व्यक्ति को प्रबलित करते हैं या प्रबलन देते हैं तो सतत प्रबलन, और हम क्या करते हैं कि गैप दे देते हैं या फिर सविराम अनुसूची में अनुक्रिया को कभी प्रबलित किया जाता है तो कभी नहीं किया जाता, तो इसको आंशिक पुनर्वलन कहते हैं। ये क्वेश्चन बनने लायक है दोस्तों, पार्शियल रीइंफोर्समेंट। ठीक है। विलंबित प्रबलन क्या होता है दोस्तों? अब विलंबित प्रबलन किसी प्रबलन की प्रबलनकारी क्षमता विलंब के साथ में कम होती है। यह पाया गया कि प्रबलन प्रदान करने से विलंब से निष्पादन का स्तर निकृष्ट हो जाता है, आपको पता हो तो। अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, ये देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप यहाँ से। ठीक है। अब देखो प्रमुख, यहाँ से देखो दोस्तों, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ यहाँ से दोस्तों। देखो क्या है कि प्रमुख अधिगम प्रक्रियाएं, जब अधिगम घटित होता है चाहे यह प्राचीन अनुबंधन हो या क्रिया प्रसूतन हो, तब इसमें कुछ प्रक्रियाएं घटित होती हैं। ये प्रबलन यानी रीइंफोर्समेंट, विलोप यानी एक्सटिंक्शन और या अर्जित अनुक्रिया का घटित ना होना, कुछ खास दशाओं में अधिगम का अन्य उद्दीपकों के प्रति सामान्यीकरण, प्रबलन देने वाले और प्रबलन ना देने वाले उद्दीपकों के बीच में विभेदन यानी डिस्क्रिमिनेशन, तथा स्वतः पुनः प्राप्ति यानी स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ठीक है। तो ये प्रमुख प्रक्रिया होती है दोस्तों इनमें, जो अपने जो अभी सिद्धांत पढ़े हैं उनमें। ठीक है। अब प्रबलक वे उद्दीपक होते हैं जो अपने पहले घटित होने वाली अनुक्रियाओं की दर या संभावना को बढ़ा देते हैं।
देखो दोस्तों, यहाँ से आ रहा है कि प्रबलक प्राथमिक या द्वितीयक हो सकते हैं। एक प्राथमिक प्रबलक जैविक रूप से महत्वपूर्ण होता है चूँकि यह प्राणी के जीवन का निर्धारक करता है। प्राथमिक प्रबलक यानी प्राइमरी रेनफोर्सर क्या है, जैविक रूप से महत्वपूर्ण होता है, प्राणी के जीवन का निर्धारक करता है। एक भूखे प्राणी के लिए भोजन। एक द्वितीयक प्रबलक जिसमें एक द्वितीयक प्रबलक वह प्रबलक है जिसमें पर्यावरण के साथ में प्राणी के अनुभव के कारण प्रबलक की विशेषताएं प्राप्त कर ली जाती हैं। ये हम बहुधा धन, प्रशंसा और श्रेणियों का उपयोग इस तरह प्रबलक के रूप में करते हैं तो द्वितीयक प्रबलक हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे लोगों से यहाँ से एक बन सकता है दोस्तों कि प्राथमिक प्रबलक क्या हैं, तो भूखे प्राणी को भोजन, और द्वितीयक प्रबलक क्या है, जैसे पर्यावरण के साथ में प्राणी के अनुभव के कारण प्रबलक की विशेषताएं प्राप्त कर ली जाती हैं। हम बहुधा धन, प्रशंसा और श्रेणियों का उपयोग करते हैं, इस प्रकार के प्रबलक के रूप में अंकित होते हैं इन्हें द्वितीय। अब द्वितीय प्रबलक क्या होते हैं, जैसे बहुधा, धन, प्रशंसा, श्रेणियाँ आदि। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है दोस्तों, विलोप का तात्पर्य अधिगत अनुक्रिया के लुप्त होने से। देखो दोस्तों, यहाँ से एक अच्छी चीज़ है कि अधिगम की प्रक्रिया विलोप का प्रतिरोध भी प्रदर्शित करती है। विलोप का प्रतिरोध भी प्रदर्शित, इसका तात्पर्य है कि सीखी हुई अनुक्रिया प्रबलित ना होने पर भी कुछ समय तक होती है। ठीक है। देखो सामान्यीकरण और विभेदन क्या होता है, ये दोस्तों आप लोगों को समझने के सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन और विभेदन डिस्क्रिमिनेशन की प्रक्रिया इस प्रकार के अधिगम में पाई जाती है, तथापि विस्तृत अध्ययन अनुबंधन के संदर्भ में पाया जाता है। मान लीजिए कि एक प्राणी को अनुबंधित उद्दीपक प्रकाश या घंटी की ध्वनि प्राप्त करने पर अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए अनुबंधित किया गया है। अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद में जब अनुबंधित उद्दीपक के समान कोई दूसरा उद्दीपक जैसे टेलीफोन का बजना प्रस्तुत किया जाता है तो प्राणी इसके प्रति अनुबंधित अनुक्रिया करता है। तो सामान्य उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया करने के गोचर को क्या कहते हैं, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण कैसे क्या है कि जैसे हम किसी दूसरी आवाज़ निकाल रहे हैं जैसे, ठीक है दोस्तों, मतलब घंटी बजाना जो भी है, लेकिन उसके बाद में हमारी टेलीफोन की जो घंटी बजेगी तो हम दोस्तों उसको क्या करेंगे, सामान्यीकरण हो जाएगा हमारा उसके साथ में। ठीक है। और विभेदन क्या है दोस्तों, ये एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। जैसे कि जब माँ पास में नहीं होती है तो बच्चा जार को खोज लेता है और मिठाई प्राप्त कर लेता है। अधिगम क्रिया प्रसूत है, आपको पता है क्रिया प्रसूत है, क्यों, क्योंकि जब तक वो क्रिया की है उसने तभी तो उसने मिठाई को प्राप्त किया है। माँ की अनुपस्थिति में बच्चा जार में ढूंढ लेता है और मिठाई प्राप्त कर लेता है, तभी यह सामान्यीकरण का एक उदाहरण है। और जब एक सीखी हुई अनुक्रिया की एक नए उद्दीपक से प्राप्ति होती है तो उसे सामान्यीकरण कहते हैं। और एक दूसरी प्रक्रिया जो सामान्यीकरण की पूरक है विभेदन कहलाती है। सामान्यीकरण के कारण अब देखो दोस्तों, एक बच्चा काले कपड़े पहने व दाढ़ी मूंछ वाले व्यक्ति से डरने की अनुक्रिया से अनुबंधित है। बाद में जब वो एक नए व्यक्ति से मिलता है जो काले कपड़े और दाढ़ी रखे हुए तो बच्चा भयभीत हो जाता है। तो ये क्या है दोस्तों, सामान्यीकृत है। और अगर दूसरे अपरिचित से मिलता है तो दूसरे कपड़े पहने और दाढ़ी मूंछ रहता है और बच्चा नहीं डरता है तो ये विभेदन का एक उदाहरण है। सामान्यीकरण होने का तात्पर्य विभेदन की विफलता है। अब सामान्यीकरण का मतलब यह है कि भाई साहब एक कोई व्यक्ति है, उसने काले कपड़े पहने हुए हैं और दाढ़ी मूंछ रखी हुई है, बच्चे के सामने आता है तो बच्चा उससे डर जाता है, तो इसको क्या कहेंगे। और इसी प्रकार हमने क्या किया कि दूसरे व्यक्ति को ऐसे ही सेम कपड़े पहनाकर और दाढ़ी मूंछ वाला बनाकर भेजते हैं तो बच्चा उससे भी डरेगा। क्यों, क्योंकि उसका सामान्यीकरण स्थापित हो चुका है कि दाढ़ी मूंछ वाले और काले कपड़े वाले से मुझे डरना है। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को जिसकी ना तो दाढ़ी मूंछ है ना ही हल्के से कपड़ों में चेंज करके भेजते हैं तो बच्चा उससे नहीं डरेगा, तो उसको विभेदन कहेंगे हम इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम दूसरों का प्रेक्षण करने से घटित होता है। अधिगम के स्वरूप को अनुकरण कहते हैं। अनुकरण मतलब किसी चीज़ को ग्रहण करना। ठीक है दोस्तों, आगे की वीडियो में हम इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और प्रेक्षणात्मक अधिगम को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों।